विनोद, एक संकेत तो आपने देने की कोशिश की और ये बीजेपी कांग्रेस की दिखाई दी, यानी कि बीजेपी 10 साल से सत्ता में है। आपने उसकी स्थिति को बताया। कांग्रेस संघर्ष करके तमाम मुद्दों के जरिए सत्ता विरोधी मुद्दों को उठाकर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, वो भी आपने बताया। लेकिन जो तमाम और अन्य दल हैं और राजनीतिक दल हैं, जो छोटे दल हैं या फिर निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं इस चुनाव में? मैं 1.5 मिनट के समय में तमाम राजनीतिक दलों पर टिप्पणी करना चाहूंगा। आपने कहा तमाम दलों को लेकर, मेरे जेजेपी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता से बातचीत हो रही थी और 5 नेताओं में से गिन के रख लीजिए, और जो भाई साहब बैठे हुए ना जेजेपी वाले, अगर ये चैलेंज करते हो तो ये मेरे से फोन पे बात कर लेंगे, मैं इनको नाम भी बता दूंगा। 3 सीटों पर इनके जो टॉप 5 नेता हैं खुद मान रहे हैं कि एक बाजीगर वाली, एक पे दुष्यंत चौटाला वाली और एक दिग्विजय चौटाला वाली, 3 सीट पर तो हम रेस में, उसके अलावा कहीं नहीं है। नाम मेरे से यहाँ पूछना मत, ज्यादा प्रवोक करोगे तो यहाँ बता भी दूंगा। आपके टॉप 5 नेताओं में से बात हुई है, सीधी सीधी पूछ लो। अब आम आदमी पार्टी का जिक्र कर लें। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ खेल में इतनी उलझी रही, और केजरीवाल साहब का जो जेल में रहना, इलेक्शन कभी उठ ही नहीं पाया। अब कह रहे हैं कि सत्ता की, ये जो प्रवक्ता साहब बैठे हैं, ठीक है, इनका सम्मान है, इनकी बात है। जो लाइन इन लोगों ने ली है हरियाणा में, क्या ली है कि भाई सत्ता का जो रास्ता है आम आदमी पार्टी को साथ लिए बिना पूरा नहीं हो सकता। ये अनुराग ढांडा से मैंने खुद बात की थी और अरविंद केजरीवाल के ऐसे तमाम बयान है। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा सा देर वक्त है, बहुत ज्यादा असरदार आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं रहने वाली है। गेन किसी को होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल का होगा, आप लिख के रख लीजिए। और गेन तो होगा मनोज, आप सीधे तौर पे देखिए, एक सीट वाली पार्टी अगर 3 पर भी आ जाए या 5 पर भी आ जाए तो गेन कहोगे ना आप उसे। और बीजेपी को लेकर मेरा कमेंट, अब मेरे जो साथी, जो सहयोगी आपके बैठे हुए हैं प्रवक्ता, उनको अच्छा नहीं लगेगा। बीजेपी के नेताओं से ज्यादा बीजेपी की जो आईटी सेल थी, जो सोशल मीडिया विंग थी, उसने इलेक्शन लास्ट के 15 दिनों में अच्छा लड़ा है। आपके अध्यक्ष साहब कहां थे, आप पूछ लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं। कांग्रेस ने भी गलतियां बहुत की, लेकिन 2-3 लीडर्स ने अपने आप को संभाल के रखा। हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा जो कि सांसद है, और रणदीप सुरजेवाला, मैंने तीनों से ऑन कैमरा बात की और हर वो सवाल पूछा है, इंक्लूडिंग शैलजा से। शैलजा वाला मुद्दा भाजपा ने बहुत बखूबी उठाया, दलित के अपमान का उठाया। सोनिया धुवन का एक मामला चल रहा है, उस पर भी बहुत लेट सफाई आई है। तो जो टेक्नोलॉजी है या फिर कहें आइडियाज है, एज ए पार्टी भाजपा ने बहुत अच्छी कोशिश की। लेकिन, और सीधा मनोज एक आखिरी कमेंट मेरा ये है कि 2019 में अगर आपको चुनाव याद हो, मैंने 9 से लेकर 24 तक के सारे चुनाव कवर किए हैं हरियाणा के, और मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि 19 में जो भाजपा ने कांग्रेस के साथ किया था, 1 साल से कि हम आ रहे हैं आप जा रहे हो, हम आ रहे हैं आप जा रहे हो, कांग्रेस ने वही ट्रीटमेंट, वही इलाज भाजपा का कर दिया। जी बिल्कुल, आपने जो जिस तरीके से व्याख्या की चुनाव की, उसे समझने की कोशिश करें। लेकिन आपके ठीक बगल में जगदीश जी बैठे हुए हैं, इनकी भी थोड़ी व्याख्या कर देते, इनकी पार्टी की, इनके नेताओं की, इनका चुनाव कैसा रहा। विनोद जी, जी आपके जो बगल में मित्र बैठे हैं जगदीश जी, इनकी पार्टी के बारे में भी थोड़ी सी व्याख्या कर देते। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का बोल रहे हैं आप? हाँ, कांग्रेस ने बहुत गलतियां की, दलित को बिल्कुल छिटक गया था बोर्ड, अशोक तंवर साहब को लेके आना पड़ा, और शैलजा वाला पॉइंट जो था बहुत गलत गया। और जिस तरह का मैसेज और जो ये कमेंटबाजी हुए थे कांग्रेस के एक उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के नारनौल जो विधानसभा वह हुई थी, उसके बाद मामला बढ़ा और शैलजा का 12 दिनों तक प्रचार ना करने को मौके तो बहुत दिए कांग्रेस ने, लेकिन भाजपा शायद उतना ग्रैब नहीं कर पाए। और अशोक तंवर का जब एकाएक आना, और महेंद्रगढ़ पे उन्होंने आपको शायद, और भाई जगदीश भाई आप मुझे करेक्ट कर देना, अभी 152D का जो असली फायदा ना, एक मीम चल रहा है हरियाणा में, चर्चा चल रही है, 152D जो बना उसका असली फायदा तो तंवर साहब ने उठाया। वो हरियाणा के दूसरे छोर पर अपना प्रचार कर रहे थे, और प्रचार करते 152 2 घंटे पहले भाजपा के मंच पे थे, और 2 घंटे बाद महेंद्रगढ़ पहुंच गए और कांग्रेस के साथी हो गए। और जिन हुड्डा साहब पे वो आरोप लगाते थे, उन्हीं हुड्डा साहब के जरिए वो पटका पहन रहे थे। अब करते भी तो क्या, गोल तो बहुत किए, और दलित का मुद्दा बहुत हद तक गया। अब शैलजा अगर बिल्कुल ही कैमरे से आउट हो जाती और बिल्कुल प्रचार के लिए नहीं आती तो गेम बहुत बिगड़ सकता था। जी, और करते भी तो क्या नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से शैलजा ने मुद्दा उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने उसे लपक लिया, और पूरी बीजेपी ये कहने लगी कि देख लिए वही राजनीतिक पार्टी है जो दलितों की बात तो करती है लेकिन अपने दलित नेताओं का सम्मान नहीं कर पाती। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, बड़े रोचक बयान इस विधानसभा चुनाव में दिखे, यानी कि बिजली, पानी, सड़क, विकास और योजनाओं से ज्यादा इतर जो विषय थे, तमाम ऐसे मुद्दे जो दाएं बाएं के थे, जाति के मुद्दे हों, भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, दामाद के मुद्दे हों, ये मुद्दे तैरते नजर आए। इसे क्या कहें? देखिए मनोज जी, इसमें कोई शक नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो प्रभाव रहा है, गढ़ जिसको कह सकते हैं,
और उन्होंने वर्षों तक, वो भी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार के थे, तो उनकी जो साख है, मेरा ऐसा मानना है कि जिस ढंग से कांग्रेस ने उनको फ्री हैंड दिया, ज़्यादा टिकट उनको दिए, तो इस समय प्रतिष्ठा की लड़ाई प्रादेशिक नेतृत्व पर सबसे बड़ी है। और इसलिए ये मुद्दा, ये सही है आप जो कह रहे हैं, जाति वाला बना ही, जाट समुदाय के नाम पर पूरा वोट, जो उनको लग रहा था कि 10 साल से हमने राज नहीं किया। हमारे साथ हमारे साथी हैं विद्याधर जी, वो बताएंगे आपको कि जो ज़मीनी सच्चाई को वहाँ देख करके भी आए हैं, और भी अपने संवाददाता। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं, आज भी पूरे दिन भर अपने रिपोर्टर्स ने जहाँ रिपोर्ट किया है वो यही कह रहे हैं कि साहब यहाँ सड़क ख़राब है, यहाँ पानी। मेरा एक ही ज़रूर इसमें है, जगदीश जी भी उसको और बताएंगे आगे, क्या ऐसा नहीं है, हुड्डा जी की और कांग्रेस पार्टी के भी अच्छी खासी संख्या थी, क्या उन लोगों ने विधायकों की इतनी भी नहीं चलती थी कि सड़क को यहाँ गड्ढा है इसको भर दीजिए, क्या उनकी कुछ नहीं चलती थी? मेरा मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष का भी, चाहे वो बीजेपी जहाँ पावर के बाहर है उसके लिए भी मैं यही कहता हूँ, इस दृष्टि से ये कि विकास नहीं हुआ, उसकी शिकायतें पूरे देश में, दिल्ली में इससे ज़्यादा है। दिल्ली में आज भी अपने चैनल पर ही दिखा रहे थे कि पानी कितना ख़राब मिल रहा है वहाँ पर, लेकिन दिल्ली का पानी, मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ सारे सेक्रेटरीज रिटायर्ड लोग रहते हैं, वो सब इस बात पर चीखवा, मेरे उस पर है व्हाट्सएप पर, उनके सबके मैसेज, पानी ऐसा आ रहा कीचड़ वाला। अब ये दिल्ली में ये हालत है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सब, हम सब माने जो पार्टियों के लोग, और इसलिए हरियाणा में वो मुद्दा है। ये ठीक है कि उसको जाति से, भावनाओं से जोड़े जाने पर, और मनोहर लाल खट्टर जी का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिल्कुल, जैसे कहते किसी की नहीं सुनूंगा। देखिए संपादक हो रहे थे, हम कहें भाई कोई भी आदमी गाड़ी से जाएगा ही नहीं तो रिपोर्टर कवर क्या करेगा? ऐसी स्थिति में शुरू के साल में ऐसी स्थितियां रही, उसके बाद भी वो दोबारा जिता के ले आए तो उन्होंने साथ दिया। उनको केंद्र में ले आया गया सोच करके केंद्र में बड़ी भूमिका होगी, इसकी भी भविष्यवाणी, एग्जिट पोल, इसलिए मैं उसके पहले कोई बात नहीं कहना चाहता कौन जीतेगा हारेगा। आरएसएस की प्रतिष्ठा भी दांव पर है जी। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री तो आरएसएस की पसंद के है ना। जब ये कहा जाता है कि आरएसएस सहयोग किया नहीं किया, मेरा ऐसा मानना है कि आरएसएस ये नहीं कहता कि वोट मत डालना, मेरे पार्टी को वोट मत डालना। इस दृष्टि से ये प्रतिष्ठा कांग्रेस के ने घर घर क्या वोट डलवा पाया। दिल्ली में भी भाजपा, अभी हमारे प्रवक्ता उनके शायद हमारे साथ हैं, दिल्ली में भी यही सबसे बड़ी शिकायत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सोनिया गांधी या जो पार्टियां हैं वो कहती है भैया घर घर जाओ, जब वो नहीं जाते हैं, या हुड्डा जी हर घर में थोड़ी जा सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जीत के आए हैं, तो उनके जो वर्कर नहीं काम करेगा उसका ही नुकसान। चौटाला जी के परिवार में आपस का डिवीज़न है, भजन लाल का परिवार अलग है, तो यहाँ जाति, परिवार और जनता जो सहती है, जबकि मैं नहीं मानता कि विकास नहीं हुआ है। स्किल डेवलपमेंट, जगदीश जी नंबर आपको दे दूंगा, जिन इंडस्ट्रीज़ में फरीदाबाद और गुरुग्राम में लोग कहते हैं जी आदमी दीजिए, मैं 30,000 रुपये पर रखने को तैयार हूँ, लेकिन जब लोग काम नहीं करना चाहते, ट्रैक्टर खरीद लिया, BMW खरीद लिया, सारे हवाई जहाज में घूमते हैं, टैक्स 1 रुपया नहीं लगता किसानों के लिए जी, क्योंकि किसान बड़े बड़े किसान हैं, और उसके बाद कहते हैं कि रोज़गार दीजिए। इतनी शालीन, और बहुत मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, एक बुजुर्ग महिला थी, इतना अच्छे पहने वाली, बहुत ही संपन्न होंगी, बेटे को रोज़गार होना चाहिए, चूँकि पैसा तो आपके पास है, रोज़गार मिले, काम न करना पड़े, इसलिए रोज़गार को मुद्दा बनाया। और ये रोजगार को मुद्दा बनाया कांग्रेस, और सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का यही था। विद्याशंकर तिवारी जो कि एडिटर इन खबर हैं, वो भी कई जगह विधानसभाओं में गए, कई जिलों में गए, उन्होंने समझने की कोशिश की। विद्या जी, तमाम जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने एक बात तो की है कि क्या ये चुनाव मुद्दों पर था, क्या ये चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर था, क्या ये चुनाव अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों के नाराज नेता, खुश नेता और कार्यकर्ताओं का था, या ये चुनाव इस बात को लेकर था जिसका जिक्र विनोद कर रहे थे कि हरियाणा की जनता थोड़ी सी अजीब है, अब उसे बोरिंग फील होने लगी थी, वो बोर होने लगी थी। क्या आपने क्या देखा, क्या समझा? देखिए, पूरे हरियाणा के बारे में बात करें, वैसे हम एनालिसिस करेंगे उसको 3 पार्ट में बांट करके। तो जो विनोद जी कर रहे थे, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी और 10 साल हो गए रोटी को पलटना है, ये पूरे हरियाणा में फैक्टर काम कर रहा है। एक बात, अब इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। वो रोहतक हिसार बेल्ट एक तरफ कर दीजिए, और जो दक्षिण हरियाणा है यानी कि गुरुग्राम और फरीदाबाद संभाग एक तरफ कर दीजिए, और जो GT रोड वाला बेल्ट है वो एक तरफ कर दीजिए। तो शुरू में मुझे ऐसा लगा जब जून जुलाई में गए थे कि जो किसानों वाला मुद्दा था वो रोहतक हिसार बेल्ट में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा था, आंधी की तरह काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही टिकट बटे और दोनों तरफ से जो गलतियाँ हुई, उसके बाद काफ़ी हद तक माहौल बदला जी। और
बीजेपी की जहाँ तक विद्या बात जी, हो रही- आपके माइक में थोड़ी परेशानी आ रही, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ जेजेवी के प्रवक्ता हैं, जिसका जिक्र भी कर रहे थे, विनोद जी कह रहे थे कि आप मुझे छेड़ना मत, वरना मैं कुछ ऐसा कह दूंगा कि नाम भी बता दूंगा। आप सहमत हैं इनकी बात से या नहीं है, ये बता दीजिए। नहीं, विनोद जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं तो ये मानता हूँ वो अपनी बात कर रहे होंगे, पर विनोद जी को भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा। 8 तारीख को मैंने पहले एक बात कही, 8 तारीख को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कोई 5 साल बाद नहीं होना, कोई चलिए, तो फिर 8 तारीख का इंतजार करते हैं। अनिल जी, यहाँ बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मैं आ रहा हूँ आपके पास, बहुत आ रहा हूँ आपके पास। अनिल जी के पास होके फिर आपके पास आता हूँ। अनिल जी, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इससे पहले कई राज्यों के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, वहां पर अगर देखा जाए तो मुद्दों पर बहस हो रही थी। कई ऐसी योजनाओं पर बहस हो रही थी जो फ्रीबीज की योजना थी और वो काम भी किया, लाडली बहना काम किया। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हुए, लेकिन महाराष्ट्र में वहां पर घोषणा हो चुकी है इस योजना की, फॉर्म भरवाना शुरू कर दिए गए, कार्यकर्ता घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं। क्या इस तरह की जो योजना है, जिनके भरोसे आप कुछ राज्यों में चुनाव जीत कर आ रहे हैं, क्या इस तरह की योजना यहां पर काम करेंगी या नहीं करेंगी? या फिर जो भावनात्मक मुद्दों, क्योंकि कहा जाता है कि हरियाणा के लोग थोड़े इमोशनल होते हैं, या ये भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया तो वो ज्यादा असर करेगा, सत्ता विरोधी लहर भी? देखिए मनोज, हरियाणा में बात बिल्कुल स्पष्ट है। जो चुनाव हो रहा है वो सत्ता के खिलाफ लोग वोट दे रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है कि वहां जीत रही है कांग्रेस। कांग्रेस एक थ्योरी ऑफ वैक्यूम, रिक्तता का सिद्धांत होता है कि क्या विकल्प है, तो कांग्रेस सबसे वाजिब विकल्प के रूप में हरियाणा में उभर कर आई है, जिसके वजह से कांग्रेस को सपोर्ट मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, एक कांग्रेस के पास वहां बड़ा चेहरा है, हुड्डा, और हुड्डा के पास धन की शक्ति है, हुड्डा के पास जन की शक्ति है, जो दूसरे पार्टियों में नहीं है। बीजेपी में सैनी साहब आए, सैनी साहब का कोई ठोर ठिकाना है नहीं, ठीक है। और जो सुपर मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली आ गए, उनके खट्टर साहब का इंटरवेंशन और था, तो बीजेपी ने वहां मेस कर दिया है। और रिक्तता की वजह से जनता का जो भरोसा है वो कांग्रेस पे आ रहा है। सिर्फ यही एक बड़ी बात है। रही लुभावन योजनाओं की बात, वो हरियाणा में काम करने वाला नहीं है। केजरीवाल जी का खाता भी वहां नहीं खुलेगा, चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है। तो वहां कोई उनकी राज की बात नहीं चलने वाली है। तो वहां पे सिर्फ यही बात है कि जो सत्ता के खिलाफ है वो कांग्रेस इसका फायदा उठा रही है। कांग्रेस अपने संगठन का फायदा उठा रही है, हुड्डा का फायदा उठा रही है, जिसके वजह से कांग्रेस आज मजबूत स्थिति में है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, और बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि साहब डबल इंजन की सरकार। विजय जी, यहाँ पर तमाम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब कुछ तो सत्ता विरोधी लहर का असर दिखाई दे रहा है। सड़कों की बात इस चुनाव में होती है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जाती है, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश की। आप तमाम राज्यों में चले जाएं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, वहाँ की सड़कों को देखें, बिजली को देखें। कभी कभी तो कई राज्यों की जो पुरानी तस्वीर निकल कर आज आप उसमें चौंक जाते हैं, राजधानी तक में बिजली नहीं होती है। लेकिन बावजूद डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अगर कहीं संशय की स्थिति है तो इसका जिम्मेदार कौन? देखिए मनोज जी, मैं एक बात बताऊं आपको। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ बात कही, तो आम आदमी पार्टी को मैं आईना दिखाना चाहता हूं। ये आज की अखबार की कटिंग है कि हरियाणा ने जो है 12 गुना धान की खरीद की है पंजाब। विजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। टन खरीदा है। अब आइए। तो आप ये देखिए, हम किसानों के, अब आप कहाँ खरीदा है? सड़कों की बातें कर लीजिए आप। तो कौन बोला बीच में, कुछ बोला? हाँ, आपकी आवाज चली गई थी बीच में, अब आ रही है जी। तो अब सड़कों की बात कीजिए। 3300 किलोमीटर सड़कें हमने नहीं बनाई है। अब आप ईस्टर्न पेरीफेरल की, जो है अपने हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, अपने कार्यकाल में 10 साल में वेस्टर्न पेरीफेरल जिसको बोलते हैं कुंडी मानेसर रोड, उसको पूरा नहीं करवा पाए थे। हमने वो पूरा भी किया और नया एक ईस्टर्न पेरीफेरल 5 साल में किसानों को भी मुआवजा दिया और बना के तैयार कर दिया। आप देखिए बॉम्बे बड़ोदरा रोड, आपने देखा होगा, गुड़गांव से भी कनेक्ट कर दिया हमने, फरीदाबाद से और दिल्ली से भी कनेक्ट कर दिया, जो भी मात्र कुछ दिनों में यहां से चालू होने वाला, बल्लभगढ़ से चालू हो चुका है। तो रेलवे का आपने देखा होगा, लाइन बिछा के कैसे दादरी का जो ये बनाया हुआ है हमने अलग से, कि दिल्ली में ज्यादा किसी तरह की वो ना हो। आप किसानों के लिए देखिए,
आज 72 घंटा अधिकतम समय है। अगर 72 घंटे से ज्यादा समय होता है तो हम 12% पर एनम का ब्याज देते हैं। सारी फसलों में हम एमएसपी पे हम खरीदारी कर रहे हैं। ये 4 फसलों पे एमएसपी पे खरीदारी करते थे हुड्डा साहब। इन्होंने ओपीएस जो पुरानी जो पेंशन प्रणाली थी इन्होंने खत्म कर दी थी, हम नहीं ले आए, यूपीएस ले आए। सैनिकों के लिए हम 20 लाख से 50 लाख कर दिया, घायलों के लिए हम 1 लाख से 35 लाख तक ले आए। आप मुझे बताइए, मेडिकल कॉलेज हमने 7 से 15 कर दिए, 700 सीटों से हमने तो 2200 विद्या जी जब सीटें सब कुछ कर दिया बीजेपी ने तो फिर दिक्कत ही नहीं है। देखिए दिक्कत तो टीवी में सत्ता विरोधी लहर की कोई दिक्कत ही नहीं है। विद्या जी आपने क्या फील किया जो बता रहे हैं शर्मा जी, जो बता रहे हैं वहां तो डबल इंजन की सरकार फिर तो सफल है। अरे हम तो विद्या सरकार जी, बनाने जा रहे हैं, हम तो आश्वस्त है, हमने काम किया जमीन पे। विद्याशंकर हमारे तिवारी ये जी जी मैंने शुरू में ही कहा था आप ही से मध्य सवाल। प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी एक सवाल को फिर से रिपीट करें। मैंने कहा जब सब कुछ विजय शर्मा साहब सब कुछ बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने कितना विकास किया है, कितने मेडिकल कॉलेज, कितनी सड़क, किसानों की फसल, उनकी ऊपर एमएसपी, जब सब कुछ ठीक है और डबल इंजन सॉलिड है तो फिर दिक्कत कोई है ही नहीं है। देखिए, एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में चाहे जो दावा कर लें वो, एक चीज मैंने देखी कि वहाँ पे विरोधी भी इस बात को मानते हैं, ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियाँ काफ़ी हद तक मिली। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, सड़कों की दशा देखेंगे तो पाएंगे कि उस दिशा में शायद उतना काम नहीं हुआ। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इनके जो सबसे बड़ा फैक्टर वहाँ पे काम किया, जो आम आदमी से लेकर खास तक कि जो डिजिटल इन्होंने सब कुछ किया, एक नाम की स्पेलिंग को ठीक कराने के लिए जिस तरीके से गरीब से लेकर अमीर तक सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा रहा है, लोगों ने खूब इसकी जम के शिकायत की। अब मैं आता हूं आपके पहले वाले सवाल पे, शायद उस समय मैं ठीक से आपको जवाब नहीं दे पा रहा था कि एक फैक्टर जो पूरे हरियाणा में काम कर रहा है वो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। दोनों दलों ने लगभग समान रूप से जो घोषणा पत्र जारी किया है, एक एमएसपी गारंटी, उसमें शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, बीजेपी ने 24 फसलों के देने की बात कही है। और दूसरी चीज जो 300 यूनिट बिजली फ्री की बात है, मिलते जुलते घोषणा पत्र है। दोनों में से किसी के भी घोषणा पत्र पे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं कि लागू नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके बावजूद वो इसलिए बदलना चाहते हैं सरकार को क्योंकि 10 साल हो गए, चेहरे देखते देखते सुनवाई नहीं होती है। लिहाजा एक बार पलट करके देख लेने दीजिए। ये भी नहीं सुनेंगे, फिर आगे सोचेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आलोक जी के पास जाऊंगा। आलोक जी, गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता, मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी जो लहर है वो कहीं दिखाई नहीं देती है, लेकिन हरियाणा आते आते तक आपको ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगती है। क्या खट्टर साहब को बदलना फैसला सही था? सैनी को लाना फैसला सही था? देखिए मनोज जी, ये कोई हमारी आपकी सलाह से नहीं होता है तय। पार्टी ने मैंने जैसा कहा, पिछले लोकसभा इलेक्शन से पहले जो सोचा होगा, जिस पर आप और हम लोग भी चर्चा करते रहे कि कहीं उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाए या उनको क्या जिम्मेदारी दी जाए, और उनके ही राइट हैंड आदमी को वहाँ बनाया गया। क्या 4 महीने पहले सुषमा स्वराज जी को नई दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया था? देखिए, ये कांग्रेस में बिहार में 4 चीफ मिनिस्टर, मेरे 3 साल के कार्यकाल में 4 चीफ मिनिस्टर राजीव गांधी जी के समय में बदले गए। ये कहना कि ये बदल जाने से कुछ होता ही नहीं। अभी भी जो बात विद्याधर जी कह रहे हैं, मैं यही कहूँगा, स्थानीय विधायक जब काम नहीं करता, वर्कर नहीं जुड़ता, केवल ठगी, पैसा कैसे क्या मिल सकता है, ठगी इसलिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोगों को प्रलोभन दिया जाता है लेकिन आप कर नहीं पाते, उनका काम नहीं कराते, उनके लिए स्कूल में एडमिशन नहीं कराते, उनको कोई कॉलेज के लिए जो मदद की ज़रूरत होती नहीं करते, उसका नुकसान मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को भुगतना पड़ता है। कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, किसने सोचा था 2004 में मनमोहन सिंह आ जाएंगे? एकदम इंडिया शाइनिंग चल रहा था। उसी तरह से कोई नहीं सोचता था कि मनमोहन सिंह अरे बड़े ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के एक के बाद एक इतने कांड आए कि उसके बाद मुसीबत आ गई, पार्टी को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया। आज वही नवीन जिंदल, जिनको उनकी पार्टी ने, बल्कि मैं कुछ और उद्योगपतियों के नाम जानता हूं, उनके खिलाफ जिन्होंने उनको सहयोग दिया, अमर सिंह मर गए, जिन्होंने उनके लिए वो जेल चले गए थे, उनके तक का साथ नहीं दिया, जिन्होंने आपका न्यूक्लियर डील को करने के लिए, सांसदों के पटाने के लिए, सहयोग दिलाने के लिए काम किया, वो जान दे दी, लेकिन आपने उनको जेल भेजा। तो कांग्रेस ने या बीजेपी ने यदि अपने लोगों का साथ नहीं दिया, उसका नुकसान आज भी हो रहा है।
उसका नुकसान आज भी हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच इंतजार है 5 बजे तक 61% मतदान की गणना अभी तक आई है। सारे डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। देखना होगा कि पूरा मतदान प्रतिशत कहां तक पहुंचा। सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। माफी चाहता हूं कि समय का अभाव है, लेकिन सबको इंतजार रहेगा 8 तारीख को, तब जब परिणाम निकल कर आएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि क्या वाकई सत्ता विरोधी लहर का असर दिखाई दिया या बीजेपी जो चौंकाने का काम करती है फिर से हरियाणा और देश चौंक चुका है। जम्मू कश्मीर क्या होगा, यह भी 8 तारीख को आपको दिखाई देगा। फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।